तो चलिए बेटे, आज हम लोगों का नया बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन, और वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए बेटे, इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट करने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आएगी। तो उन सब चीज़ों की डिटेल देख लेते हैं एक बार। तो देखिए बेटे, इसमें है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 पहली यूनिट, ठीक है। यूनिट नंबर 1 जो पहली यूनिट है आपकी, वो है आपकी पहली यूनिट 12 नंबर की, 12 मार्क्स की, ठीक है। 12 मार्क्स की पहली यूनिट है, और इसमें जो आपको चैप्टर मिलेगा वो चैप्टर है फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकेंड चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। यानी आपको इंडियन इकोनॉमी जो बताई गई है वो इंडिपेंडेंस के टाइम पर आपकी इंडियन इकोनॉमी, यानी आपकी इकोनॉमी को, देखिए बेटे, इकोनॉमी को 3 भागों में डिवाइड किया है। आपकी इकोनॉमी को टोटल 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम पर हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी उसकी क्या पोजीशन थी। फिर जब इंडिपेंडेंस हो गई, 1947 में इंडिपेंडेंस हो गई, 3 साल कॉन्स्टिट्यूशन बनने में भी लगे, तो 1950 से 1990 तक की पोजीशन बताई आपको दूसरे पार्ट में। और तीसरे पार्ट में जो कमाल किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर, तो जब पॉलिसी आई एलपीजी की, आपने पढ़ी हुई होगी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो एलपीजी वाला चैप्टर है आपका। तो जो यूनिट नंबर 1 जो आया आपकी, वो 12 मार्क्स की कवरअप है यूनिट नंबर 1, जिसमें आपको ये 3 जो है इंडियन इकोनॉमी को 3 पार्ट के अंदर आपको पढ़ना है पूरा। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और 1950 से 1990, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। उसके बाद आती है बेटे यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 के अंदर अपन को क्या चीज पढ़नी है। यूनिट नंबर 2 के अंदर जो पहला चैप्टर आपको नजर आएगा, अच्छा, यूनिट नंबर 2 जो है वो है आपका 22 मार्क्स का, 22 मार्क्स का है। सबसे ज्यादा नंबर का क्या है, यूनिट नंबर 2। इसमें आप पढ़ोगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की, पॉवर्टी। फिर हम पढ़ेंगे पॉवर्टी के बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। क्या होती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सारे ही एक से एक जबरदस्त चैप्टर है, और इन सभी चैप्टर्स के बारे में अपन को एक एक करके चीजों को पढ़ना है। थर्ड चैप्टर आपको आएगा इसके अंदर, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट आएगा। फिर फोर्थ हमारे पास आएगा इसके अंदर चैप्टर, हमारा फेवरेट टॉपिक, एम्प्लॉयमेंट। और फिर उसके बाद फिफ्थ चैप्टर इसके अंदर आपको आएगा नजर, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दी, लिखें आप इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और फिफ्थ के बाद 6th नंबर आएगा एनवायरमेंट, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल
डेवलपमेंट। ये 6 चैप्टर मिलकर आपके 22 नंबर को कवर कर लेंगे। और फिर आती है हमारे पास यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 के अंदर अकेला चैप्टर वो है 6 मार्क्स का, और उस चैप्टर का नाम है इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज, जिसके अंदर आप इंडिया के साथ साथ चाइना, पाकिस्तान के बारे में आप पढ़ेंगे, इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपके 12 + 22 + 6 40 मार्क्स का इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट आपका कवरअप हो जाएगा। तो चलिए बेटे, अब हम अपनी शुरुआत करते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलिए हेडिंग डालें, हमारा चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस की शाम हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या स्थिति थी। तो देखिए बेटे, सबसे पहले तो आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को लिखें, उसके बाद आपको एक एक चीज समझाता हूं कि क्या क्या चीज लिखी हुई है, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट डाउन करा दूंगा। और वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब नोट डाउन आप कर लेंगे, उसको अच्छी तरीके से देख लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको कुछ और फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको हर चीज अच्छी तरीके से एक एक समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटे कि ये है थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर तो नेशनल इनकम में फिर भी प्रैक्टिकल था, तो वहां हमें रटने वाली कोई बात इतनी नहीं थी, क्योंकि समझने वाली बातें ज्यादा थी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स थे। यहां पर क्या है कि थोड़ा सा याद करने वाली बातें आपकी रहेंगी, लेकिन याद आपको चीजें याद रहेंगी जब आप उसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको हाईलाइट करवाता चलूं, उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करते चले जाइएगा, अंडरलाइन कराऊं उसको अंडरलाइन करते चले जाइएगा, जिसपे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इन सब बातों का अपन को ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना जरूरी है, क्योंकि इंडियन इको अगर आप बुक से पढ़ने जाते हैं तो बुक में तो इतना कुछ लिखा हुआ है कि इतनी सारी बातें कंफ्यूजिंग है कि कब कौन सी चीज कहां से चालू हो रही है, कब जाके बंद होगी, तो कुछ समझ में नहीं आता। तो बेहतर ये रहेगा कि हम उसको एक एक चीज को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने नोट डाउन करते चलें, जिससे हर चीज अपन को एक एक पॉइंट क्लियर होता चला जाए। तो शुरुआत करें बेटे, लिखें इसमें इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फेजेस, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट, in order to understand various phases of development, it is important to first look at the stage of Indian economy, ठीक है। prior to the country's independence, देखिए बेटे, ऑन द कंट्रीज इंडिपेंडेंस, तो इसके आगे लिखें प्रायर टू कंट्रीज इंडिपेंडेंस, तो आगे लिखें लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अंडर colonial rule, ठीक है।
देखिए बेटे क्या चीज बताना चाहता हूँ इसके अंदर मैंने आपको ये बात बताई है कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमने हमारे को फेसेस समझना जरूरी है। आप इंडियन इकोनॉमी को समझने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज समझना जरूरी है कि हमारे पूरी इंडियन इकोनॉमी में जो फेजेस में डिवाइड किया गया हमारे डेवलपमेंट को लिखा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट लुक एट द स्टेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी हमने अपनी इंडियन इकोनॉमी को अलग अलग स्टेजेस के अंदर समझने की कोशिश की है इंडियन इकोनॉमी को। ठीक है, तो वो स्टेजेस क्या है? प्रायर टू कंट्रीज इंडिपेंडेंस, यानी जब इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, बिफोर द ब्रिटिश रूल, पहले तो जब इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी उसमें भी दो पार्ट है। ठीक है, बिफोर द ब्रिटिश रूल क्या स्थिति थी, फिर मैं बताऊंगा ब्रिटिश रूल के बाद, यानी कॉलोनियल रूल जब आया, कॉलोनियल रूल को हम ब्रिटिश रूल कहते हैं, ब्रिटिश रूल आने के बाद की क्या स्थिति हुई। ठीक है, तो ये अपन ने इस पॉइंट को पढ़ लेंगे कि भाई ब्रिटिशर्स के आने से पहले जब गुलाम बना हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत जब गुलाम बना तो उससे पहले की क्या स्थिति थी, हमारे ब्रिटिश रूल कॉलोनियल गवर्नमेंट आने से पहले की क्या स्थिति थी, और जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आ गई, जब ब्रिटिश शासन आया उसके बाद की हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या स्थिति हो गई। तो ये सब चीजें पढ़ने के बाद फिर हमारा सेकंड स्टेज आई। क्या सेकंड स्टेज ये आई कि इंडिपेंडेंस के बाद यानी 1950 से 1990 तक हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन रही, किस तरीके से हमने ग्रो किया, ग्रो कर भी पाए कि नहीं कर पाए। और फिर उसके बाद 1991 पर जो आपको एलपीजी की सिचुएशन आई है, वो एलपीजी जब लेकर आए डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो वो उसके बारे में मैंने आपको बातें बतानी है। तो चलिए बेटे, तो सबसे पहले लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है इसके अंदर कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो लेवल था वो कॉलोनियल रूल के समय पे बहुत ही लो था, तभी लिखा हुआ है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। तो इसको समझने के लिए कि लो लेवल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉलोनियल रूल के समय पर, लेकिन उससे पहले अपन को ये चीज समझना जरूरी है कि बिफोर द ब्रिटिश रूल क्या सिचुएशन थी हमारी। जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि ब्रिटिश शासन से पहले की स्थिति क्या थी, तब हमें ये बात भी समझ में आ जाएगी कि फिर ब्रिटिश शासन के बाद की स्थिति, तो उसको हम कंपेयर कर लेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉलोनियल रूल के समय पे लो क्यों था, क्या उससे पहले अच्छा था। तो उसके बारे में अपन देखते हैं कि पहले की स्थिति क्या थी। तो आप लिखें इसके अंदर बिफोर द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश शासन से पहले की स्थिति हमारी इंडिया की क्या थी, तो वो देखते हैं अपन। सबसे पहले लिखें आप इसके अंदर इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, इकोनॉमी वॉज, तो आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा इंपॉर्टेंट। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, फर्स्ट काफी हमारे इकोनॉमी के अंदर खुशहाली थी, प्रॉस्पिरस थी। तो खुशहाली के अंदर क्या चीज था, हम लोग कैसे थे, इंडिपेंडेंट थे और क्या थे, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट, यानी आत्मनिर्भर थे और इंडिपेंडेंट थे, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं थी, सेल्फ रिलायंट थे और काफी ज्यादा खुशहाली थी, प्रॉस्पिरस थे। ठीक है, खुशहाली थी, प्रॉस्पिरस थे, इंडिपेंडेंट थे। दूसरा पॉइंट हमारे क्या था, दूसरा पॉइंट था एग्रेरियन थे। हमारी इंडियन इकोनॉमी एग्रेरियन थी, एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। एग्रीकल्चर was the main source एग्रीकल्चर was the main source of livelihood, यानी लोगों का जो जीविकोपार्जन का जिसे बोलते हैं, लाइवलीहुड मतलब जीविकोपार्जन मतलब कमाने का जो मेन जरिया था वो क्या था, कमाने का मेन जरिया था एग्रीकल्चर। ठीक है, ऑफ टू थर्ड ऑफ पॉपुलेशन, टू थर्ड करीबन पॉपुलेशन जो थी वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, यानी करीबन हमारे इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही थी, जिसमें 2/3 पॉपुलेशन का जो कमाने का जरिया था वो एग्रीकल्चर
वैसे ही कमाते थे, एग्रीकल्चर करके ही कमाते थे, इसलिए हमारी इंडियन इकोनॉमी एग्रेरियन बेस्ड थी, एग्रेरियन कहा जाता है उसको, काफी प्रॉस्पेरियस था, सेल्फ रिलायंट थे। और तीसरा पॉइंट है बेटे इसके अंदर, क्या वेल नोन था इंडिया, किस रिगार्डिंग वेल नोन था, वेल नोन रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग वेल नोन था, रिगार्डिंग हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। हमारे हैंडीक्राफ्ट के नाम के लिए हम लोग पूरी दुनिया के अंदर जाना जाते थे, हमारे वेल नोन हैंडीक्राफ्ट थे, सुप्रीम क्वालिटी के हैंडीक्राफ्ट थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारी पूरी दुनिया में मशहूर थी, और सुप्रीम क्वालिटी का प्रोडक्शन हुआ करता था किस किस चीज का, हैंडीक्राफ्ट में कॉटन का, सिल्क का, कॉटन और सिल्क के अंदर थे, और प्रीशियस स्टोन के अंदर भी, हमारे पास प्रीशियस स्टोन के अंदर भी पूरी दुनिया के अंदर मशहूर थे। तो वेल नोन थे किस रिगार्डिंग पे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग ऑफ कॉटन एंड सिल्क एंड प्रीशियस स्टोन रिगार्डिंग, हमारे यहां वेल नोन रिसोर्सेस थे। तो कल को मान के चलिए बेटे, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि बिफोर ब्रिटिश रूल क्या स्थिति थी, बिफोर ब्रिटिश रूल आप बताएंगे कि प्रॉस्पेरस था इंडिया, इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, एग्रेरियन था, एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स था लाइवलीहुड का, और करीबन 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बेस्ड थी, एंगेज थी एग्रीकल्चर के अंदर, और उनका जो मेन सोर्स था इनकम कमाने का वो एग्रीकल्चर से ही था। और इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, वेल नोन किसके अंदर थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग वेल नोन थे। देखिए बेटे, अब ये बात तो आपने पढ़ी कि ब्रिटिश रूल से पहले की क्या स्थिति थी, और अब हम बात क्या पढ़ने वाले हैं कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिशर्स आ गए यहां पर, तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल उन्होंने हमको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया, कैसे बर्बादी कर दी, तो उस चीज के बारे में हमने यहां पर पूरी बात पढ़नी है। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी की क्या स्थिति हो गई, तो उस बात को भी अपन लिख लेते हैं, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बिफोर द ब्रिटिश रूल हमारी क्या सिचुएशन थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश रूल्स के दौरान क्या स्थिति थी वो आप लिखिए। तो देखिए बेटे, पहला पॉइंट आप लिखेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ colonial government, economic policies of colonial government were concerned with, अब आप देखिए कॉलोनियल गवर्नमेंट का आप स्टार लगा लो, मैं भी बताऊंगा कि कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब क्या है। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट वर कंसर्न्ड with protection and promotion, with protection and promotion, with protection and promotion, protection and promotion। अब ये प्रोटेक्शन और प्रमोशन से भी क्या मतलब है, इसका मतलब भी अपन अभी सीखेंगे। प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर इंटरेस्ट, इसका मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा, ऑफ देयर इंटरेस्ट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप लिखें इसके अंदर, दे ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, दे ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इंटू supplier of raw materials and consumer of finished products, and consumer of finished product, and consumer of finished product from ब्रिटेन। तो देखिए बेटे, अब इन सारी बातों का मीनिंग मैं आपको कुछ डायग्राम बना के समझाता हूं। तो देखिए बेटे, सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे कॉलोनियल गवर्नमेंट का, कि कॉलोनियल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या कहता है। तो देखिए बेटे, कॉलोनियल गवर्नमेंट का मीनिंग यही है
कि मान के चलिए कि कोई एक बड़ी कंट्री, ये कंट्री है, बड़ी है, और ये कंट्री जो है छोटी सी कंट्री, भोली कंट्री हमारी। एग्जैक्टली तो मुझे आता नहीं है बनाना, हमारी भोली कंट्री, मान के चलिए इसी को ऐसे स्क्वायर भी बना देता हूं। मान के चलिए इंडिया हमारा, ये हमारी भोली कंट्री इंडिया, और ये बड़ी कंट्री ब्रिटेन। ठीक है, जब एक बड़ी कंट्री जब छोटी कंट्री के ऊपर शासन करती है ना, रूल करती है, रूलर कंट्री, ठीक है, तो क्या कहा जाता है? और ये कौन सी कंट्री हो गई? ये जो जिस कंट्री के ऊपर शासन करती है तो उसको कहते हैं कॉलोनी। और ये वाली कौन सी? रूलर कंट्री। तो ऐसी गवर्नमेंट को जब एक बड़ी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, जब छोटी कंट्री के अंदर जब यहाँ पे शासन करे, तो ऐसी कंट्री को हम क्या बात बोलते हैं? ऐसा जो इनके बीच में जो रिलेशन होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलोनियल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दो कंट्री के बीच में ऐसा रिश्ता जहां पर एक रूलर कंट्री हो और एक जिसके यहाँ पर आप रूल कर रहे हैं वो कंट्री। ठीक है, तो वो कहलाती है कॉलोनी, और ये रूलर कंट्री, तो इसको कहते हैं कॉलोनियल। तो ये कौन सी गवर्नमेंट हो जाएगी? ये गवर्नमेंट का नाम क्या कहलाएगा? कॉलोनियल गवर्नमेंट। जहां एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर शासन कर लिया हो, तो ऐसी कंट्री को हम क्या बोलते हैं? कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो उम्मीद है ये कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलोनी का मतलब क्या है यहाँ पर। अब देखिए बेटे, अब बात यहाँ पर आती है जो मैंने आपको ये बात बताया है कि दे ट्रांसफॉर्म इंडिया। ऊपर तो मैंने बताया उनकी पॉलिसी क्या थी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की, वर कंसर्न विद प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर इंटरेस्ट। तो प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर इंटरेस्ट का मतलब क्या है वो मैं समझाता हूं, और इसी डायग्राम से मैं आपको ये बात भी समझा दूंगा। दे ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो देखिए बेटे, इनकी पॉलिसी मैटर क्या चल रहा था? इनका पॉलिसी मैटर यही था, जैसे ये पॉलिसी मैटर था कि ये चाहते थे कि इंडिया से, जो ब्रिटिशर्स है ना, वो क्या चाहते थे कि इंडिया से वो रॉ मटेरियल, इंडिया से जितने भी रॉ मटेरियल होता था ना, वो सब ले जाया करते थे। यहां से सारा रॉ मटेरियल उठा के यहां से ले गए। ठीक है, और उसके बाद वो जितना भी रॉ मटेरियल वो यहां से लेके चले गए, कहां पर? ब्रिटेन लेके चले जाते थे। ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिया यहां से, इंडिया से एक्सपोर्ट कर दिया, कहां पर? ब्रिटेन लेके चले गए। ठीक है, मुफ्त में लेके चले गए यहां से, तो रॉ मटेरियल लेके चले गए। अब वहां से बना दिए उन्होंने क्या? अपनी फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज यहां पर डेवलप नहीं करते थे, वो फैक्ट्रियां सारी ब्रिटेन में ही लेते थे। उनको पता था जब यहां पर अगर फैक्ट्री डेवलप कर दी तो जो इंडियंस है फिर एक दिन वो शेर बन जाएंगे, फिर हमें बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या काम किया? फैक्ट्रीज यहां पर डेवलप नहीं किया, उन्होंने यहां से सारा रॉ मटेरियल लेके चले गए और वहां पर जाके फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दिया। तो इतनी भयावह स्थिति कर दी कि वहां पर फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के, फिनिश्ड गुड्स बना के, वो सारे फिनिश्ड गुड्स हमें ही बेचते थे। यानी हमारी चीज जो हमें ही बेच रहे हैं। तो ये उन्होंने क्या कर रखा था? ये पॉलिसी मैटर उन्होंने अपना इकोनॉमिक पॉलिसी मैटर बना रखा था। यानी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन करना और उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके उसी गुड्स का प्रमोशन करना। तो इसीलिए बोला गया क्या? प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट। यहां से रॉ मटेरियल लेके चले जाना और यहां पे फिनिश्ड गुड्स बेचना, इसी को क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट में ही तो ये हुआ, इन्होंने क्या ट्रांसफॉर्म कर दिया इंडिया को? दे ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी इंडिया को क्या बना दिया? सप्लायर बना दिया। किस चीज का? रॉ मटेरियल का। सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। और कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, और फिनिश्ड प्रोडक्ट का कंजम्पशन करने वाला बना दिया। यानी सस्ती मुफ्त में चीजें रह गए,
या सस्ती चीजें ले गए, मान के चलिए 10 रुपए की चीज लेके चले गए और 1000 रुपए की यहां पे लाके बेची, ठीक है। तो जब सस्ती चीज ले जाएंगे, महंगी जाके यहां बेचेंगे, और इवन इन्होंने क्या काम किया कि यहाँ के रॉ मटेरियल का जो फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया था, वो इंडिया में तो साथ साथ बेचा ही बेचा, साथ में उसको एक्सपोर्ट करके उससे कमाया भी। तो ऐसी भयावह स्थिति कर दी, पूरा खोखला कर दिया हिंदुस्तान को अंदर ही अंदर। तो ये स्थिति थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर। बेसिक जो उनका फंडामेंटल था वो प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट था, जो मैंने ये रेड कलर से लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, रॉ मटेरियल, इसका मीनिंग यही है, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया और कंज्यूमर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बनाया। उसी को ही कहते हैं प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर इंटरेस्ट। अब देखिए बेटे, अब इसके बाद के टॉपिक में मैं आपको ये बात बताऊंगा कि ब्रिटिश रूल, जो ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रिटिश रूलर के टाइम पे, जब रूलर थे ब्रिटिशर्स, उस टाइम पर अलग अलग सेक्टर, अभी तो अपन ने ओवरऑल बातें पढ़ी, अब अपन अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बात पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या स्थिति थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या स्थिति थी, ठीक है, इस सेक्टर की क्या स्थिति थी, उस सेक्टर की क्या स्थिति थी। यानी अब आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, अलग अलग सेक्टर के अंदर किस किस सेक्टर की क्या क्या स्थिति थी ब्रिटिश रूल के टाइम पर, वो सारी बातें अपन ने इसके अंदर अब जाके डिस्कस करनी है। तो उम्मीद करता हूं बेटे आपको यहां तक की बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि बिफोर द ब्रिटिश रूल क्या पोजीशन थी, इंडियन इकोनॉमी में क्या था, और ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्या आया, और हमारी इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से 3 फेज के अंदर डिवाइड किया, ताकि हम हर चीज को स्टेप बाय स्टेप, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें। थैंक यू।